राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आकांक्षा कुमारी, रामकिशन साहू, आरती गुप्ता, लाल सिंह निषाद, रंजन चौधरी, सौरभ, कमल, देवेंद्र, निकिता, उड़ीसा, नफीस, निधि, लवली, संजू, शिवा, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो एक बार बताएंगे थम्स अप करके भैया कैसे आपके फेस्टिवल्स रहे। एक छुट्टी मिल गई होगी आप सब लोगों को, बीच में फिर से रिवाइव हुए होंगे, नई ताकत से फिर से खड़े होंगे और तैयारी करेंगे। और जिनको साथियों को ये रहता है कि भाई कामयाबी सबसे पहली चीज़ है, जिन्होंने स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा इन दिनों में भी उन्होंने अपना अच्छा रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो वो आपके हक की बात होती है कि कभी छुट्टी होती है तो उसको छुट्टी ना मान करके ये मान लेना कि मेरा रिवीजन का एक बेहतरीन समय है। बस उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें एकदम बढ़िया रही होंगी। फिर से ट्रैक पर आते हैं और हम पढ़ रहे थे आपका बुक्स एंड ऑथर्स को। 2 क्लास हो चुकी हैं, दोनों की दोनों रिवाइज की हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर पहले रिवीजन नहीं करते हो तो क्लास में शुरुआत में ही मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको डेली, कि क्लास शुरू होगी तो 5 मिनट मिलेंगे और उस 5 मिनट में एक बार चीज़ों को रिवाइज किया करो। बहुत बढ़िया, कमाल। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करेंगे दोस्त। तो कहाँ तक हमने पढ़ ली थी? हाँ, ये बता दी थी मैंने, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन की है, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर है। यहां से हमको शुरू करनी थी, है ना। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, इसको लिखा है आर के नारायण ने, और ये आर के नारायण की अदर बुक्स हैं। अदर बुक्स यानी कि उनकी अन्य किताबें हैं। द गाइड को लिखा है आर के नारायण, और आर के नारायण की अन्य किताबें कौन कौन सी हैं? स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, माई डेज, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा बहुत पूछी जाती है दोस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, एक पुस्तक और है इसी तरह की, वेटिंग फॉर ए वीजा, वो किसकी बुक है? वेटिंग फॉर ए वीजा। मालगुडी डेज साथी मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और द गाइड, इसके ऊपर तो देवानंद जी की एक मूवी है द गाइड, कभी देखना आपको टाइम मिले तो। देवानंद एक पुराने एक्टर थे, इसी उपन्यास पर मूवी बनी है द गाइड। पैक्स इंडिका और एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा का मतलब होता है युग, टाइम। ये किसने लिखा है? शशि थरूर ने। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस ये भारत के एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वीएस नायपाल। कितने लोग जानते हैं वीएस नायपाल जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है इकोनॉमिक्स के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया भैया। वेटिंग फॉर ए वीजा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। ठीक है, पैक्स इंडिका, एन एरा ऑफ डार्कनेस। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी ऊषा, ये किसने लिखी है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जानते हो ना, ये भारत की एक एथलीट थी, प्रवल्य कांति टेक परमेल ऊषा, पीटी ऊषा। 1984 के ओलंपिक में गई थी लेकिन चौथे स्थान पर रह गई थी, दशमलव के 100वें हिस्से से चूक गई थी। तो आज इनको ओलंपिक मेडलिस्ट में हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 4th प्लेस पर रह गई थी। सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी भारत के साथी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ पे एन एरा ऑफ डार्कनेस को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। और भी बुक्स आएंगे अभी शशि थरूर की। शशि थरूर बहुत शानदार राइटर है। इनकी अभी हाल ही में पिछले 2 सालों से एक बहुत चर्चित किताब है, वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। मतलब आप अपने हिंदू होने पर गर्व करें तो क्यों करें, क्या कारण है उसके, तो उसको लिए उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है और बहुत शानदार लेखक हैं शशि थरूर, कांग्रेस लीडर भी हैं वो एक। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किससे संबंधित है? तो ये मनमोहन सिंह जी के जीवन पर है। भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जानते हैं? मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। तो उस समय की स्थितियां कैसी थीं, कैसे ये मतलब एक पपेट थे कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के, या बात करें कि उनके इशारों पर काम करते थे, तो उसको संजय बारू जी ने लिखा है। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ये बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है माई कंट्री माई लाइफ। इस तरह माई माई से बहुत सारी किताबें हैं।
अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा माई कंट्री माई मिशन ये किसकी है? तो माई कंट्री माई मिशन वो स्वामी बाबा रामदेव की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, सबसे पहले नोबेल मिला था इनको। इसको हम पढ़ेंगे नोबेल को, अभी ऐसे चिंता नहीं करनी कि भैया आप नोबेल बता रहे हैं, वो तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है। इनको 1998 में नोबेल मिला था, ये हम जो अवार्ड्स पढ़ेंगे तब। आई एम नो मसीहा मीना के अय्यर और सोनू सूद, आप जानते हैं सोनू सूद एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं, और कोरोना में कैसे इन्होंने हीरो बन के काम किया था लोगों की मदद के लिए, याद है? आप कहेंगे जी भैया। तो उस टाइम पे इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी हुई देश में, लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो इन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, और तब इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई, आई एम नो मसीहा। लेखक ये स्टोरी इनके द्वारा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, ये मेरा काम था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कि वो योगदान भी देते हैं और उस योगदान को दिखाना भी नहीं चाहते कि मेरा योगदान कितना बड़ा है। ये महान लोगों की पहचान होती है। अमेजिंग अयोध्या ये नीना राय की बुक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भारत के साथी आपका चीफ जस्टिस रहे हैं। हिमालयन ब्लंडर जेपी दलवी की इंडियन पॉलिटी की बुक है। जेपी दलवी हिमालयन ब्लंडर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनकी किताबें बहुत पूछी जाती हैं। देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी? ऑटोबायोग्राफी समझते हैं ना? ऑटोबायोग्राफी मैंने कहा था कि वह है जिसको व्यक्ति खुद लिखे। तो विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि के पंख, विंग्स बोलते हैं पंख को, और फायर आग को, अग्नि के पंख। तो ये मतलब उन्होंने अपने जीवन के किस्से लिखे हैं कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे, वो रामेश्वरम के पास में उनका घर था ना दक्षिण में, वो कहते हैं कि मैं अक्सर फाइटर प्लेन्स को उड़ते हुए देखता था, और फाइटर प्लेन्स को उड़ते हुए देखकर मैं अपने सपने सोचता था कि एक दिन मैं भी फाइटर पायलट बनूंगा। और एयरफोर्स ज्वाइन करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन हुआ क्या था, वो एनडीए पास नहीं कर पाए, एसएसबी से आउट हो गए वो। और वहाँ ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास में जिन साथियों ने देखा, वो एक आश्रम है शिवानंद आश्रम, वहाँ पहुँच गए थे वो सुसाइड करने के लिए। तब वो स्वामी वहाँ पे जो शिवानंद थे, उन्होंने उनको समझाया था, पैसे वगैरह दे के घर भी भेजा। तो कहते कि आप लाइफ में जो कुछ करना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं हुआ, तो इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे बड़ा या उससे बेहतर कुछ नहीं कर पाओगे। ये उन्होंने मैसेज दिया इस बुक के माध्यम से। विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति हुए देश के हमारे। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाती है अक्सर। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो। गाना सुना है तुमने? पैसे पूसे बारे बुल्ले सोचे दुनिया, जट पैदा हुए बस छान वास्ते। तो यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, बॉर्न टू साइन किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम। फेलियर इज ए टीचर, मतलब जो असफलता है वह भी सिखाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सीखने वाला होना चाहिए। और असफल व्यक्तियों के पास ज्यादा सीख होती है, जो लगातार सफल होते चले जाते हैं उनके पास उतनी सीख नहीं होती। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, जिसको मिटाया ना जा सके ऐसा जोश, इंडिया 2020 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया 2020। लर्निंग हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है। इंस्पायरिंग थॉट्स, टारगेट 3 बिलियन, और ड्रीम्स ऑफ, क्या बोलेंगे, मेरे सपनों का भारत, इंडिया माई ड्रीम हो गई ना, ये तो इंडिया माई ड्रीम हो गई। तो हिंदी में कभी किसी का नाम मिलेगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। इंदिरा गांधी अब आएंगे, वो जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भैया क्या मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? जी भाई साहब रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम, और इटरनल इंडिया बहुत पूछी जाती है। इटरनल इंडिया प्रधानमंत्रियों की किताबें भी पूछता है और राष्ट्रपतियों की भी। माई ट्रूथ महत्वपूर्ण किताब है, माई ट्रूथ।
जवाहरलाल नेहरू जी की मैंने आपको बताई थी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? फटाफट से आंसर दे, सबसे पहले किसका आएगा? शुभम बताना मुझे। आगे आएंगे नरेंद्र मोदी जी, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर इनकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। एग्जाम वॉरियर भारत के किस प्रधानमंत्री की बुक है? इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं कहूं, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा पूछी गई जो किताब है वो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड चेंजिंग इंडिया है। मनमोहन सिंह जी की चेंजिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। चेंजिंग इंडिया भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है? टू द नेशन, फॉर द नेशन, यानी चेंजिंग इंडिया अर्थात भारत का देश। रवि भाई ने सबसे पहले आंसर दिया है, मेघनाथ देसाई। भैया इमरजेंसी के बारे में कुछ बताइए। दोस्त अभी इमरजेंसी का टॉपिक नहीं है ये, मैं बताता हूँ जब वो टॉपिक आता है। जब पॉलिटी आप पढ़ोगे तब बस उसको सुनते होंगे आप। यहाँ इमरजेंसी के टॉपिक का कोई अर्थ ही नहीं है। भाई वाह, सभी ने आंसर दिया, इसका मतलब आप सबने अच्छा रिवीजन किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शाबाश। आपकी पीठ मेरी तरफ से मैं थपथपाता हूँ, ये महसूस कीजिए। आई के गुजराल मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन हो गई, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन, फॉर नेशन। एक एक दो दो बार पढ़नी है ना, ऐसे नाम पढ़ते हुए रहना है इनका। हर 10 दिन 5 दिन में एक एक बार इसका रिवाइज करते रहना है इसको। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन और ड्रामेटिक डिकेड। चैलेंजिंग बिफोर द नेशन, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी किताब है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडियन फिलोसफी। फिलोसफी समझते हो ना, दर्शन। दर्शन का मतलब कि वस्तु के बारे में आपकी जो समझ है सोचने की वो कैसे विकसित हो, ये दर्शन सिखाता है। और कभी आपको दर्शन पढ़ना हो तो सबसे अच्छा दर्शन भारतीय दर्शन अगर आपको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं सट दर्शन। पढ़ा है ना आपने, योग, न्याय, दर्शन, या नहीं जानते? मीमांसा पढ़ी, जानते होंगे आप। ठीक है, तो वो सबसे पहले इन्हीं का पढ़ना, कभी भविष्य में पढ़ो। मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, ये याद रखना, अब जो अगले 10 राइटर्स आएंगे एसएससी के फेवरेट राइटर्स हैं। एसएससी के फेवरेट राइटर्स हैं। अगर हम बात करें रेलवेज के फेवरेट राइटर्स हैं, मतलब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सलमान रश्दी, मान बुकर पुरस्कार। अभी आप जानते नहीं होंगे शायद मान बुकर क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ये दरअसल में इंग्लिश बुक्स के लिए दिया जाता था। बुकर और मान बुकर एक ही बात है। ये 1969 में शुरू हुए थे। ऐसी एक आता है बुकर इंटरनेशनल, वो 2005 में शुरू हुआ है। तो बुकर पुरस्कार जिन भी बुक्स को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती है। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको क्या मिला आपका, क्या बोलेंगे, मान बुकर पुरस्कार मिला। द सैटनिक वर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके लिए तो इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, क्योंकि सलमान रश्दी खुद एक मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई बोली। सच्चाई इस बात को लेकर के बोली कि भाई पहले तो शिक्षाएं किस तरह की थी, अभी जो उलेमा हैं या अन्य लोग हैं वो किस तरह से उन चीज़ों को बदल करके और पेश कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उनको भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, सलमान रश्दी को। द गोल्डन हाउस, सेम और क्विचेटे। क्विचेटे तो आधुनिक बुक है, 2023 की बुक है इनकी, क्विचेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनको भी मान बुकर अवार्ड मिला, या बुकर भी कह सकते हैं हम, किसके लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, इंपॉर्टेंट है। किरण देसाई, ये तो शायद जिस बच्चे ने तैयारी की होंगी, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको शायद ये नाम नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जिसने कभी थोड़ी सी भी तैयारी की है वो जानता होगा ये बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है। जानते हो इस बात को? बहुत थैंक यू विजेता चौहान जी। विजेता चौहान, विजेता सीरीज कीजिए। विजेता सीरीज मैंने आपसे कहा था इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के कि भैया 20 सेट इस फेस्टिवल से पहले हमने करा चुके थे। किस किस के 20 सेट पूरे हो चुके हैं वो? विजेता सीरीज यूट्यूब पे आज 21वां सेट, आज जिन 21वें से ज्वाइन करना है आप लोगों को, है ना, 3 बजे आज होगा यूट्यूब पे। करते भी हो, नहीं करते हो, या ऐसे घुमा देते हो? बोले ठीक है भैया बाद में कर लेंगे, बाद में तो बाद में ही हो जाता है, फिर रोते रहना।
हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। बहुत बढ़िया। नहीं, बुक्स की ट्रिक नहीं बनाएंगे भैया हम, हाँ बिल्कुल नहीं बनानी है, यही मैंने आपसे बोला था। बुक्स की ट्रिक बनाओगे भैया पगला जाएगा तुम्हारा दिमाग। अरविंद अडिगा, इनको भी बुकर प्राइज मिला है किस बुक के लिए? 2008 में, द वाइट टाइगर के लिए। द वाइट टाइगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछी जाती है। सिलेक्शन डेज, द लास्ट मैन इन द टावर, अगर मैं कहूं 2023-24 में सबसे ज्यादा ये किताब पूछी गई, द लास्ट मैन इन द टावर। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछी गई, इस बार सीपीओ प्रीलिम्स में पूछी गई। एमनेस्टी, वीएस नायपाल, इनको साथी क्या मिला है? लिटरेचर के लिए नोबेल अवार्ड मिला है। इंडिया एक वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरा किसकी बताई थी मैंने? एरिया तो क्षेत्र हो गया, एरा हो गया युग। एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? एरा ऑफ डार्कनेस, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर मैं आज 21वें से करूंगा, और पहले के 20 कौन करेगा? ठीक है, 21वें से कर लो, 21वें से 30, 30 नहीं 28 ही होंगे वो तो, 8 ये कर लो और फिर पीछे से करते रहना उनको। बहुत एडवांस लेवल की क्लासेस हैं वो, आप उनको देख के महसूस करोगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो हम सब पढ़ ही लेते हैं क्लासेस के माध्यम से, बाकी जगह से। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है। बहुत ज्यादा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, मतलब भारत में अब विद्रोही लोग मौजूद हैं, पहले तो सीधे साधे लोग थे, विद्रोह नहीं करते थे। विक्रम सेठ पूछे जाते हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहित्य और शिक्षा 2007 के लिए कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला, कॉमनवेल्थ लेखक साथ ही कॉमनवेल्थ राइटर अवार्ड मिलता है 1994 का। इनके ईयर याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखे गए हैं। बुक्स पे फोकस करना, द गोल्डन गेट बहुत पूछी जाती है। ए सूटेबल बॉय भी नहीं किया, ए सूटेबल गर्ल भी ही नहीं की। एक आएगी जब बॉलीवुड की किताबें आपको मैं बताऊंगा, बॉलीवुड बुक्स में आता है एक आपका एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल कौन है बॉलीवुड में बताओ? करण जौहर, वो करण जौहर की बुक है ना। एन इक्वल म्यूजिक और टू लाइफ्स, टू लाइफ्स भी बहुत पूछी जाती है भैया। इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब ही टू लाइफ्स है विक्रम सेठ की। द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक एंड टू लाइफ्स। शशि थरूर, अभी कौन कौन सी दो बुक्स मैंने बताई थी शशि थरूर की बताएंगे? एक तो पैक्स इंडिका बताई थी, और एक बताई थी मैंने आपको एन एरा ऑफ डार्कनेस। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोवेल और वाई आई एम हिंदू, ये बुक मैं आपको बता रहा था, बहुत चर्चित किताब है, कभी आप पढ़ना इसको। वाई आई एम हिंदू। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार 2000, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ, और द नेम सेक, झुम्पा लाहिड़ी जी की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। द नेम सेक पूछी ये भी जाती है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, लेकिन नेम सेक सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया। सर विजेता सीरीज के बाद में जीडी के लिए भी करा, हाँ बोला तो था मैंने 1 दिसंबर से कराएंगे, प्रॉमिस टू यू, बोल चुका मैं आपको। एक ही बार प्रॉमिस करूंगा मैं, ऐसे बार बार बुलवाओगे तो इसका मतलब फिर प्रॉमिस का अर्थ नहीं है। कराऊंगा 1 दिसंबर से, इतने आप अपनी चीज़ों को पढ़ के जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप फाइनली तैयार हो जाइए एक बार। जो भी प्रैक्टिस सेशंस आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 30 नवंबर तक आप ये बोल दीजिए भैया हम आपको फाइनल मजबूती के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी वाले बच्चे आपके साथ हैं। एनटीपीसी के बच्चे बोलेंगे भैया हमारे लिए भी 1 दिसंबर से कराओ, नहीं अभी नहीं करा, अब क्योंकि आपकी एग्जाम डेट अभी नहीं है ना। तो पहले आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, थ्योरी सेक्शन प्रैक्टिस जो भी करनी है वो आप करके तैयार हो जाओ, फिर मेरे साथ फाइनल करने के लिए आया करो। ठीक है, फाइनल मैच खेलने डेडिकेटेड क्लासेस के साथ में, उससे पहले अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया करो जितना कर सकते हो, फिर इसको फाइनल टच देते हैं। अंतिम वाला होता है ना पॉलिशिंग का काम, वो पॉलिशिंग करेंगे, चमकाएंगे।
सर अगर आप बुक्स की ट्रिक नहीं बताएंगे तो क्या मैं पीडीएफ ही पढ़ लूँ? हाँ पढ़ लो, आपकी मर्जी है भैया, मैं इसकी ट्रिक कैसे बता सकता हूँ? इन सब की ट्रिक बताऊँ मैं आपको? अब बनाने को तो मैं बना सकता हूँ, द ग्रेट इंडियन। ग्रेट इंडियन कितने हैं? थोड़े हैं। शशि थरूर से बनाओ, ऐसे जोड़ें क्या इसको? झुम्पा लाहिड़ी, याद रखेंगे, द नेम सेक। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, ये इतनी चर्चित किताबें हैं देश में, अगर आपने नहीं जाना इनको तो फिर कौन जानेगा? पढ़े लिखे बच्चे हैं आप सब लोग, आपको पता होना चाहिए लेखक का सीधे नाम की, वो इतनी चर्चित किताब है। नीलोत्पल मृणाल, डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी। एक इनकी अभी रिसेंट में बुक आई है, कौन बता सकता है? अभी रिसेंट में भी एक बुक इन्होंने लॉन्च की थी, ओघड़, शायद आगे नाम आएगा उसका, है ना, ओघड़ लिख लेना आप अपने उसमें। ओघड़ किताब इन्होंने लिखी। और आप जानते हो कि नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स पढ़ी है आप सब लोगों ने या नहीं? ये तो शायद मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट पढ़े रखता है इसको, बहुत पतली सी किताब है, मुश्किल से 100 पेज की किताब होगी, 100 के आसपास की, 100-110 पेज की। तो नीलोत्पल मृणाल जो थे ये यूपीएससी के स्टूडेंट थे, और कहते हैं ना इनका ड्रीम था एक कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं, लेकिन ये जब इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था डार्क हॉर्स किताब को, तो ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी गई थी डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है। अब सोचिए जिसने उस किताब को लिखा उसके लिए कितना गौरव का पल रहा होगा वो। यूपीएससी ने उसकी किताब से प्रश्न पूछा, वो ऐसा बच्चा जिसने यूपीएससी की तैयारी की है, वो अब तो वर्तमान में तैयारी छोड़ के वो एक कवि हो चुके हैं, नीलोत्पल मृणाल। ये किताब पढ़ना, ये समझाती है बुक डार्क हॉर्स। मैं इसका सार बताऊं आपको? मतलब हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था इसको। एक संतोष नामक लड़के की कहानी है जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से था, एकदम कमजोर आर्थिक स्थिति से, और तैयारी करने गया, मुखर्जी नगर गया दिल्ली। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में कहते फिर मतलब सफल, जो उसके सफलता की कहानी, उसने खुद को कैद कर लिया, बंद कर लिया, सबसे दूर रहने लगा, फ़ोन बंद कर लिया। फाइनली अगली बार वो आईपीएस बनता है। तो कहानी आईपीएस बनने की नहीं है बस, संतोष आईपीएस बन गया। कहानी ये है कि आईपीएस बनने के बाद में उसके डिसीजंस क्या थे। उसके पिताजी किसान थे, अब उसकी शादी के लिए तो आसपास के मंत्री नेता सब लोग आने लगे कि भाई अपनी बेटी की शादी करेंगे, लड़का आईपीएस हो गया है। तो उस टाइम पे मतलब उनके पिताजी पूछते थे उससे, तो उसने कहा नहीं। तो एक लड़की, उसके बैचमेट ही, उसने अपनी शादी की बैचमेट लड़की से, लेकिन वहां पे गलती उसने ये कर दी, मतलब समझना आप, वहां पे गलती उसने ये कर दी कि चुनने में अपनी पसंद की शादी करना अच्छी बात है, लेकिन वहां चुनने ने उसने गलती ये कर दी कि वो एक आईएएस फैमिली से थी लड़की, उसकी 3-4 पीढ़ियों से सब आईएएस थे। तो जब सब आईएएस थे तो सीधी सी बात है, उनके लिए तो आईएएस आईपीएस होना कोई कॉमन सी बात थी। अब हमारे गांव परिवेश में क्या होता है कि अगर कोई आईपीएस बन गया तो 10-20 गांवों में बात चलेगी, लोग देवता समझने लगते हैं, इतने स्वागत होते हैं, आदमी को देवता बनने की फीलिंग आने लगती है कि भाई मैं तो देवता हो चुका हूँ, ऐसे समझो ईश्वर का एक अंश मैं हूँ बहुत बड़ा। तो वो कहता है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरी पत्नी जब साथ थे पहले दिन, तो उसने कुत्ते को सुला लिया। उसने बोला 6 महीने बाद हमें मिला ट्रेनिंग सेंटर के बाद में, और मुझे इसकी बहुत याद आती थी, और वो उसी के साथ खेलती रही। वो भी कोई बात नहीं है कि इमोशन इमोशन है, मतलब हो सकता है किसी जीव के साथ, वो अच्छी बात है। उसने बोला कि मुझे उस घर में मतलब कोई पूछने तक को तैयार नहीं था, और वो कहता है कि मेरी जो देवताओं वाली भावनाएं थी सारी वो धूमिल हो गई, चंद दिनों में सारी उड़ गई। तो एक परिवेश में उसका डिसीजन कहाँ पहुंच गया? ऊपर। और उससे उसको मानसिक प्रताड़ना हुई, और अंत में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज ये नहीं है, मैं जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप कितने कामयाब हो जाएंगे ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने अपने जीवन में कितना संतुलन बनाया है। आप बड़े हो जाते हो और संतुलित है तो बहुत, इससे ज्यादा बेहतरीन कोई बात हो नहीं सकती। आपके निर्णय जो है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है, और सोचे समझे बगैर आप कुछ निर्णय लेंगे तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ इस देश में आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो अंत में बहुत सारे उद्योगपतियों ने आत्महत्या की है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने यहाँ पे आत्महत्या की है, बहुत सारे अफसरों ने यहाँ पे आत्महत्या की है, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस में सफल जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी
जीवन को खत्म कर लिया। तो आप सोचेंगे भैया अच्छा, जब पैसे हमारे पास नहीं होते तब हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि कैसे ही वो आए। जब पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद हमको सत्य पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो जो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए वो प्राथमिकता पे होनी चाहिए हमारी, कि भाई इन चीज़ों के बीच में संतुलन जरूरी है। और वो संतुलन कभी नहीं बनाएंगे लाइफ में। आप सोचेंगे कि मैं अपने परिवेश को एकदम से छोड़ दूं, मैं गांव का था, मैं उस गांव को एकदम से छोड़ के अब हाईटेक बिल्डिंग्स में रह के अपना जीवन गुजारूंगा, मैं अपने गांव की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखूंगा। ये डिसीजन संतुलित नहीं करते हैं। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला डार्क हॉर्स के लिए। कवि सुनना इनकी कविताएं, वर्तमान में ये कवि हैं। विलियम एच मैकनील, प्लेग्स एंड पीपल। हिटलर की माइन कैंप बोलते मेरा संघर्ष। हिटलर आप जानते हो भी, खतरनाक आदमी था। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर था, इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 45। तो उस दौर की किताबें इसने लिखी हैं, दुनिया की राजनीति के ऊपर, अपने खुद के ऊपर लिखा है, मीन कैंप। आंग सान सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर। आंग सान सू की बताओ, इनके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे भारत के एक पड़ोसी देश में। कौन से देश की आंग सान सू की, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू की। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए बुकर प्राइज मिला है इनको। और देखो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यूपी पुलिस ने तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा था, मामूली चीजों का देवता। गॉड माने देवता, स्मॉल माने छोटी और थिंग्स माने वस्तुएं, छोटी वस्तुओं का देवता, यानी मामूली वस्तुओं का देवता, मामूली चीजों का देवता। पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इन्हीं की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कैपिटलिज्म और आजादी, मार्क तुली ने भारत के ऊपर हार्ट ऑफ इंडिया को लिखा है। चार्ल्स डार्विन, ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होगे, हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, 1859 में, कि इसने कैसे बाइबल के स्टेट्समैन, जो बाइबल कहती थी ना, बाइबल कहती थी कि भाई पूरी जो पृथ्वी है वो 6 दिन में बन गई। पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड, कि एक दिन ईश्वर ने सूर्य को बना दिया, एक दिन पृथ्वी को बना दिया, एक दिन ग्रह ये सब बना दिया, एक दिन तारे बना दिए, एक दिन जीव जंतु पक्षी ये जो बर्ड्स वगैरह ये बना दिए, और एक दिन मनुष्य को बना दिया। अपने जैसा ही बनाया उसने मनुष्य को, खुद के जैसा दिखने वाला, क्योंकि उसको ईश्वर को क्या बोलते हैं, मनुष्य सबसे प्यारा था। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं भैया बाइबल ठीक नहीं कहती है, क्योंकि ये 20 साल तक बीगल नामक जहाज पे घूमा था, अगर आपने पढ़ा हो। 20 साल पर बीगल नामक जहाज पे इसको घुमाया इस बात के लिए गया था कि अमेरिका को नौसैनिक अड्डे ढूंढने थे अपने, कि वो कहाँ पे अपनी आर्म्स को सेट कर सकते हैं, कहाँ से वो दुनिया में युद्ध कर सकते हैं। अब उस जो हार्वे नामक व्यक्ति था उसको कोई मिल नहीं रहा था, तो उसने भैया डार्विन को ही बिठा लिया, क्योंकि ये नया लड़का था। अब डार्विन की रुचि बहुत थी, और आज आप देखिए डार्विन ने क्या, डार्विन को पढ़ा जाता है। तो उसने बाइबल के स्टेट्समेंट्स पे क्वेश्चन उठा दिया। अब लोग क्या करते हैं, देखो लोगों की मानसिकता तो ये है ना कि जो जमी जमाई बात दिमाग में पहले से बैठी हुई है उस पर वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने को तैयार होते। होता है ऐसा या नहीं? जैसे मैं आपसे कोई सेट बात जो आप जानी हुई है आपकी पहले से, मैं बोलूं तर्क के साथ में कि भैया ऐसा नहीं है, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, बोले नहीं भैया ऐसा ही तो होता है। ऐसा मतलब इसका खंडन क्यों कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कर रहे हो इस बात का, हमने तो ऐसे ही सुनी है। तो सुनी किससे थी आपने वो बात? आप कहेंगे हमको तो किसी ने बताई थी। तो मैं कहता हूँ आपके पास इस बात के लिए क्या तर्क है, वैलिड प्रूफ क्या है? तो आप सोचने विचारने को तैयार नहीं होते तब भी बहुत सारे लोग। तो हमको हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इंसाइट होनी चाहिए आपके अंदर। सोचने समझने की एक विकसित चीजें कब पैदा होंगी, आप विकसित होने की तरफ कब बढ़ेंगे, जब आप सोचेंगे चीजों के बारे में। तो ये इसने लोगों को इस बात का एहसास कराया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859। फिर इसने लिखी थी 1871 में डिसेंट ऑफ मैन। तो इसको तो मारने के पीछे दुनिया घूमने लगी, बोले अच्छा बाइबल के स्टेट्समैन को गलत बताता है, इस डार्विन को मारो। तब उसने बताया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जानते हो आप, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट थ्योरी, अगर आप पढ़ते हो कभी, किसी बच्चे ने तो पढ़ी होगी पक्का। योग्यतम की, कि जिसमें सबसे ज्यादा योग्यता है वही जिएगा।
बाकी जातियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि होमोसेपियंस जिया, नियंडरथल मारे गए। नियंडरथल और होमोसेपियंस के बीच झगड़ा हुआ था। कभी वो बुक पढ़ना आप, होमो वो सैपियंस, नुवाल हुआ हरारी की बुक है, उसमें उस संघर्ष को दिखाया गया है कि उस संघर्ष में नियंडरथल क्यों हार गए, जबकि उनके माइंड का जो वॉल्यूम था, जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है, जो संज्ञानात्मक क्रांति उनमें सबसे पहले हुई थी नियंडरथल में, वो सारा लिखा है उसने। ये फिर डार्विन ने इसको डिस्कस किया, लोगों के सामने लेके आया डार्विन की, बुद्धू तुमको तो बस कोई कुछ भी थोप दो दिमाग में, उसी को मानने लगते हो। बेंजीर भुट्टो, बेटा पढ़ लो ध्यान से। एक बच्चे को देखो ना तो क्लास में ध्यान है, आप ऐसे मत बनना इस बच्चे की तरह। वो कह रहा जी सैम बहादुर कौन है, अब बताओ कहीं पे नाम आया सैम बहादुर का? और उस वो अलग ही लेवल पे चल रहा है ना। जब कभी नाम आएगा तब बताएंगे, और खतरनाक बात हो जाएगी। मानेक शाह बड़े शानदार थे भैया देश में, और इंदिरा गांधी जी से भी नहीं डरते थे, ऐसे समझिए आप। इंदिरा गांधी जी को जब 1971 का वॉर था तो इंदिरा गांधी जी ने उनको लेटर लिखा था। उन्होंने पता है क्या लिखा था इंदिरा गांधी जी? उन्होंने लिखा था आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। देश की प्रधानमंत्री को सोचो, सेना में एक आदमी ये कह रहा है कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। बड़ा चर्चित किस्सा है ये देश का। उनसे माफी मांगने को बोला गया था, मांगी नहीं थी उन्होंने माफी। बेंजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान से, डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी। नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ऐसी दोस्त एक आएगी बुक अभी आगे, एक पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉर्स्ट ने लिखी थी वो। ठीक है, और उसी के बदले में एक किताब लिखी थी नीरज सी चौधरी ने। V.S. नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और मैजिक सीड्स। A.L. बासम की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है साथी, द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया। E.M. फॉस्टर, ये आ गया आपका, क्या बोलेंगे, ए पैसेज टू इंडिया। और नीरज सी चौधरी की क्या, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ओके। जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर है। आइजैक न्यूटन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, जिसमें इसने क्या दिए थे, लॉ ऑफ, बताएंगे कौन सा लॉ दिया था इसने? गति के नियम। लॉ ऑफ स्पीड पढ़े या नहीं पढ़े? लॉ ऑफ मोशन जिनको हम बोलते हैं, आप कहेंगे जी भैया 1687 इसी बुक में दिए थे ना उसने, द प्रिंसिपिया में। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने आपका क्या दिया, मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इक्वल्स टू mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने लिखा द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट। ये हमारी आज की किताबें हैं। बहुत बढ़िया कोमल पटेल जी, बहुत शानदार। बहुत सही। ऊपर दिखाएं, एक बच्चे ने कुछ लिखा, मानव जाति का सिद्धांत, क्या कह रहे हैं? हाँ एकदम ठीक है राजेश भाई, एकदम ठीक है। सर क्या जिंदगी का अर्थ सिर्फ कामयाब होना ही है, और अगर नहीं हुए तो? बहुत अच्छा, शानदार क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा प्रश्न कर पा रहे हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप बौद्धिक वर्ग के कम से कम एक न्यूनतम स्तर पे तो हो ही। उच्चतम पे हो या नहीं हो ये मैं नहीं जानता, शायद आप हो। कमाल। देखो दोस्त, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। हम सब की जो शुरुआत रही है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में हो, या बिजनेस हो जिनके कुछ, या बड़ी ज़मीनें हों जिनके पास में, हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जब बच्चा तैयारी करता है, कुछ विशेष वर्ग को छोड़ दें, जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ, मतलब अक्सर, सत्य कहने की बीमारी है ये समझ लो। मैं अक्सर देखता हूँ कि वो टीचर्स ना बच्चों से ऐसे बोलते रहते हैं कि यार हमने गरीबी देखी है, हमने संघर्ष देखा है। और मैं देखता हूँ उनमें से ज़्यादातर के पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है। मतलब मैं तो जानता ही हूँ ज़्यादातर लोगों को। ज़्यादातर लोग मतलब सेट लोग थे अपनी लाइफ में, मतलब उन लोगों की जॉब भी नहीं लगती तो उनके जीवन यापन में शायद कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है, अब संघर्ष कौन समझता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई जो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ है वो संघर्ष नहीं समझ सकता। मतलब अगर वो समझना चाहता है तो समझ सकता है।
या जो सरकारी नौकरी पे जिनके पिताजी थे वो चाहे तो बच्चों का संघर्ष समझ सकता है, लेकिन इस सब में सबसे विशेष बात है कि जिसने वो स्वयं झेला हो वो सारी चीज़ें, कि भाई वो एक अत्यंत गरीबी में जिया हो सही मायने में, और घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो। उस टाइम पे हम मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके सामने सिर्फ टास्क ये होती है कि भाई हम करें तो करें क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब कुछ ना कुछ करने में क्या आएगा भाई, या तो व्यापार करेंगे आप, व्यापार करेंगे तो उसके लिए धन की जरूरत है, रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए जो मध्यम वर्गीय परिवार है वहाँ पे प्रतिष्ठा का नाम दिया गया सरकारी नौकरी। ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं होता, और ये मिल जाती है तो ज़िंदगी ठीक अपने आप का मतलब गर्दिश में नहीं आती, कर्ज में आप नहीं रहेंगे और जीवन चल जाएगा। तो ये चुनाव करना सिर्फ एक सबसे सेफ वे मिलता है इसीलिए। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब बात ये आती है कि मैं तो लिख रहा था उसके बारे में, मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था कि जो लोग असफल रह जाते हैं, ऐसा तो है नहीं सबको सफलता मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी 5% तैयारी करने वाले बच्चों में से। 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं तो 5,000 को नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए 5 लाख को नौकरी मिल जाए, और 2 करोड़ तैयारी कर रहे हैं तो 10 लाख को, मैक्सिमम नंबर है, इतनी भी मिलती नहीं। बाकी लोग अपने आप को सेट कर लेते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपनी स्किल साइड बाय साइड एक रखिए जो लाइवलीहुड में काम आए। इसके अलावा तो भैया फिर संन्यास बचता है। संसार से जुड़ोगे, संसार में रहोगे तो पैसे की आवश्यकता होगी, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के लिए, निजी ज़रूरतों के लिए पैसा ज़रूरी होता है। और बाकी गृहस्थ में नहीं रहना चाहते, संसार में नहीं रहना चाहते, तो जो लोग हैं जो संसार से विरक्त होकर रहते हैं, गृहस्थ से अलग होकर रखते हैं, तो शायद उन्हें ही धन की जरूरत नहीं होती, फिर वो चाहे अपना जैसे गुजारा करे। बाकी आप संसारिक जीवन जियोगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये है कि सफल होना जरूरी होता है, लेकिन वो आपके भाग्य में आएगा या नहीं आएगा वो ना तो मैं जानता हूँ, या आप नहीं जानते हैं, या शायद आप ही जानते होंगे, ठीक है। वो तो क्या होगा वो तो वक्त के साथ पता चलता है। बाकी मेहनत करते रहिए, आगे ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, लेकिन भाई साहब रिवीजन करके मिला करो। मिलेंगे विजेता सीरीज 21वें सेट में आज RWSSC चैनल पर। थैंक यू, नमस्ते।